ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जेपी के होम बायर्स जिनका घर खरीदने का सपना सपना ही रह गया था, प्रोजेक्ट बीच में आके स्टक हो गया था, उसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। आखिरकार वो लड़ाई अब होम बायर्स की फाइनली अब आकर एनसीएलटी ने सुरक्षा ग्रुप को जेपी इंफ्राटेक को टेक ओवर करने का अलाउ कर दिया है। वो 20,000 सीधे होम बायर्स और साथ में 12 ऐसे बैंक जो सीधा इससे अब बेनिफिटेड होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई, होम बायर क्यों फंसे और कैसे एनसीएलटी के प्रोसेस में आने के बाद किन किन स्टेप से होते हुए होम बायर्स की फाइट आज उस स्टेज पे पहुंची है जहां उन्हें अब पोजीशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। काम शुरू होगा तो उनको पोजीशन भी मिलेगा। तो वो अब समय आ गया है कि अब आपके प्रोजेक्ट पे जो होम बायर्स हैं उनके प्रोजेक्ट पे अब काम शुरू होने वाला दिख सकता है। पहले समझते हैं कि आखिर ये ऐसी स्थिति आई ही क्यों प्रोजेक्ट रुक गए। जब एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पे अच्छा डेवलपर काम कर रहा था और इतनी अच्छी सेल्स थी, रियल एस्टेट बूम पे था, बहुत सारे होम बायर्स ले रहे थे, टाइमली उनकी पेमेंट आ रही थी, तो फिर आखिर प्रोजेक्ट रुका क्यों। देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा जो मैं कमी देख पा रहा हूँ वो ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट। यहाँ शॉर्ट स्पैम के अंदर डेवलपर ने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिसमें थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट दिखता है, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च करना, सेल करना जब मार्केट बहुत अच्छी होती है तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उस सब पे कंस्ट्रक्शन का रेगुलर फ्लो करना, ये अपने आप में बहुत टफ चीज़ होती है। तो वो भी मेरे को यहाँ थोड़ा सा लैक होता हुआ दिखा। यहाँ पैसा जो उस प्रोजेक्ट का था उसको कहीं हद तक दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ डाला गया और प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन टाइमलाइंस है जिससे वो सारी गड़बड़ हो गई और रेरा के अभाव में ये सब चीज़ें आसानी से हो पाई, क्योंकि रियल एस्टेट को एक रेगुलेटरी की ज़रूरत थी जो उस समय रेगुलेटरी ना होने के कारण फंड डाइवर्जन बहुत इजीली हो पाता था। मतलब वो फंड्स का जो यूटिलाइजेशन था उसका एप्रोप्रिएट यूज़ नहीं हो पा रहा था। इसी कारण से प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ और होम बायर फंसे और साथ में 12 ऐसे बैंक जिन्होंने लैंड किया था जेपी को वो भी वहाँ पे फंस गए। बात शुरू होती है कि एनसीएलटी में प्रोजेक्ट आया कैसे। देखिए, सबसे पहले 12 बैंकों का कंसोर्टियम जिसे आईडीबीआई लीड कर रहा था वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर जाता है, उसके अंदर वो अप्लाई करता है और वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा एनसीएलटी के अंदर आ जाता है। उसे अप्रूवल मिल जाती है कि अपने पैसे की वो रिकवरी कर सकते हैं, जिसके लिए प्रोजेक्ट एनसीएलटी में चला जाता है। यहाँ सुरक्षा ग्रुप ने बैंकर्स को 2500 एकड़ लैंड और 1300 करोड़ बाय वे ऑफ इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे बैंक को सेटल करने के लिए बैंक को इंस्टॉलमेंट वाइज पे करना और डिबेंचर होल्डर क्रिएट करना। तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है कि अगर जो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो भी अगर किसी तरह से दिवालिया हो जाती है तो उसकी रिकवरी के लिए पहला राइट डिबेंचर होल्डर का होता है। तो सुरक्षा ग्रुप ने इस तरह भी ऑफर किया अपनी जो प्रोजेक्ट टेक ओवर करने के लिए जेपी इंफ्रा को। साथ में कहा कि जो पेंडिंग कंस्ट्रक्शन बची हुई है उसको मैं तय समय सीमा में 4 साल में ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करके भी दूंगा। अब साल 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है जेपी इंफ्राटेक की, उसने 750 करोड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर रजिस्ट्री में एपेक्स कोर्ट में जमा किए। मतलब कोर्ट में जमा करना उसे कहलाएगा। 750 करोड़ रुपए जमा किए गए। यहाँ पर जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की जो देनदारी थी, जो लोगों ने क्लेम किया, चूंकि एनसीएलटी में जब आता है तो उसके बाद सभी को राइट होता है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं कि वो अपने राइट को क्लेम कर सकें। तो उसके लिए जो क्लेम आया वो आया 9783 करोड़, मतलब 9783 करोड़ की देनदारी जयप्रकाश इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की थी। एनसीएलटी ने माना कि 750 करोड़ रुपए जो कि जेएल से जमा करवाए गए वो ऑब्लिगेशन था जेपी इंफ्राटेक का, इसीलिए वो 750 करोड़ रुपए वापस जमा कराए गए। और अकॉर्डिंग टू एनसीएलटी होम बायर की मनी थी वो
जो कि वहाँ पर एज अ कॉर्पोरेट डेटर जेएल को लिया गया, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को लिया गया, और उसकी मनी को होम बायर्स की मनी माना गया जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए उसको दिया गया था। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के अंदर लक्षद्वीप जो कि पार्ट ऑफ सुरक्षा ग्रुप था, उसने 7,350 करोड़ के बिड को दिया, जिसे कि रिजेक्ट कर दिया लेंडर्स ने। उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने फिर से एनबीसीसी और सुरक्षा के बिड को रिजेक्ट किया मई जून 2019 के अंदर। नवंबर 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद बिड को रिवाइज करके एनबीसीसी और सुरक्षा ग्रुप को बिड को रिवाइज करके इन्हीं दोनों को एलिजिबल माना गया कि आप ही दोनों बिड को रिवाइज करके अब जमा करेंगे। दिसंबर 2019 को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रिजोल्यूशन प्लान जो कि एनबीसीसी द्वारा सबमिटेड था 97.36% वोट करके एनबीसीसी के फेवर में किया गया। मार्च 2020 को एनबीसीसी को अप्रूवल मिल जाती है कि वो जेपी इंफ्राटेक को एक्वायर कर सके। उसके बाद उसे चैलेंज किया जाता है, पहले एनसीएलटी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मार्च 2021 में फिर से एपेक्स कोर्ट द्वारा एनबीसीसी और सुरक्षा ग्रुप को फिर से बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। जून 2021 में सुरक्षा ग्रुप को इसकी अप्रूवल मिलती है, जिसके अंदर होम बायर्स और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी थे। मतलब सीओसी की तरफ से सुरक्षा ग्रुप को इसको टेक ओवर करने के लिए एक तरह से एक मैंडेट मिलता हुआ दिखता है। यहाँ पर सीओसी द्वारा 98.66% वोटिंग सुरक्षा ग्रुप को मिलती है, जिससे फाइनली अब सुरक्षा ग्रुप जो कि 0.12% एनबीसीसी से ज़्यादा वोट लेकर आता है, उसकी तरफ मैंडेट की क्लैरिटी आती है कि अब सुरक्षा ग्रुप ही इस सीओसी द्वारा अप्रूवल होने के बाद इस प्रोजेक्ट को बनाएगा। तो यहाँ क्लैरिटी के लिए आपको थोड़ा और बताता हूँ कि सभी बैंक्स के जो डेप्ट था जो कि 9,234 करोड़ रुपए था, वो नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सारा डेप्ट आपका एक साथ हो गया, जो कि NARCL के नाम से, नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से इस पूरे डेप्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है। और यहाँ पर जब सुरक्षा ग्रुप को अप्रूवल मिलती है, जो कि NCLT उसको पूरी तरह अप्रूव कर देता है कि वहाँ पर अब सुरक्षा ग्रुप बनाएगा और उसको 250 करोड़ रुपए उसके अंदर इन्फ्यूज़ करना है, और 3,000 करोड़ का लोन लेने की बात भी सामने आती है, क्योंकि सुरक्षा ग्रुप को यहाँ प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। तो फाइनेंस 3,000 करोड़ रुपए लोन लेकर उस पेमेंट को यूज़ करना कंस्ट्रक्शन में, ये बात सुरक्षा ग्रुप की तरफ से क्लैरिटी आती है। यहाँ पे 250 करोड़ में 125 करोड़ सुरक्षा ग्रुप इन्फ्यूज़ कर रहा है और 125 करोड़ की इक्विटी उसके अंदर ले रहा है, जिसे 90 डेज के अंदर अंदर उसे जमा करना है। यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए का भी जो लोन सुरक्षा ग्रुप को लेना है, वो भी उसे 90 डेज के अंदर जमा करना है, क्योंकि उसके बाद प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन शुरू हो जाएगी। होम बायर जो फंसे हुए हैं उनको भी अब रहेगा कि अब हमारा घर मिलेगा, तो वो पैसा सुरक्षा ग्रुप को कंस्ट्रक्शन में फेज वाइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसको पैसे को कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करना है। यहाँ 9,783 करोड़ का जो क्लेम फाइल हुआ था, उसके अगेंस्ट में 1,280 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में जमा किए जा रहे हैं सुरक्षा ग्रुप द्वारा, जिसे वो जीरो कूपन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के रूप में दे रहे हैं। और साथ में 2,550 एकड़ लैंड जो कि वर्थ है 6,457 करोड़ रुपीस की, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू में उसे कहूँगा, वो GIL लैंडर्स को क्लेम के अगेंस्ट में वो सबमिट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप समझिए कि JIL जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अब टेक ओवर हो रही है सुरक्षा ग्रुप से। 542.62 करोड़ रुपीस अब जेपी इंफ्राटेक के पास रहेगा, जिसमें से कि 750 में से 106.9 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, जो कि होम बायर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाले हैं। यहाँ जेपी एसोसिएट लिमिटेड के पास 750 में से 100.48 करोड़ रुपए ही वापस जाएगा। यहाँ पर ट्रिब्यूनल द्वारा फार्मर्स की कंपनसेशन को लेके, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा इसको
प्ली किया गया था और साथ में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भी कंपनसेशन को लेकर क्लेम किया गया था, उसको सिरे से निकाल दिया। मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप का अब कंपनसेशन जो फार्मर्स को एनहांस देने की नौबत आती है वो इस पे अब एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो कंपनी की इक्विटी है उसको भी अब स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट किया जाएगा और यहाँ प्रमोटर को किसी भी टाइप का, जो प्रमोटर एज ए शेयर होल्डर होते हैं, उनको किसी भी टाइप का अमाउंट पे नहीं करना है। तो ये एक बहुत खुशखबरी की बात है कि 20,000 होम बायर्स फंसे हुए थे, अब उनके घर मिलने की राह आसान हो गई है। अब सुरक्षा ग्रुप अच्छे से काम कर पाएगा। फंड्स जो उसने कमिट किया हुआ है, 90 दिन का समय है, उसे उस तय समय सीमा के अंदर फंड्स अरेंज भी करने हैं और काम भी शुरू करना है, जो कि तय समय सीमा के अंदर काम कर पाता है। जो इतना बड़ा उजाड़ एरिया बना हुआ है, आज आप नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर जाते हैं तो राइट हैंड साइड में देखते हैं तमाम प्रोजेक्ट जेपी के रुके हुए हैं। तो उसमें अब आने वाले टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा रौनक नज़र आ रही है। कम से कम होम बायर्स को उनका घर मिल पाएगा और ये सिर्फ नोएडा के लिए ही नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि होम बायर्स बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। कई प्रोजेक्ट्स और भी ऐसे हैं जहां होम बायर्स फंसे हुए हैं और ऐसे बड़े डिसीजंस जब आते हैं, क्योंकि एनसीएलटी में आने का बहुत कम प्रोजेक्ट रिवाइव हो पाते हैं, तो ऐसे जब डिसीजंस आते हैं तो इससे होम बायर्स का कॉन्फिडेंस रियल एस्टेट मार्केट के अंदर वापस आता है। उम्मीद है आपको मेरा शो पसंद आया होगा। अगर शो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, अगर इस टाइप के और वीडियोस जानकारी आप चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किस टाइप के और वीडियोस आप जानकारी, किस टाइप की और जानकारी आप मुझसे लेना चाहेंगे। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपको आपके कमेंट में डाली गई इन्फॉर्मेशन पे आपको एक और वीडियो में बना के आपके पास आऊँ। नमस्कार।